संडे का दिन था और दिल्ली के करोल बाग के रहने वाले वर्मा जी के घर में सब लोग खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वर्मा जी के घर में उनकी पत्नी कामिनी, बेटा सौरभ, बहू अंजलि और छोटा बेटा अंशुल थे। अब जैसा कि दिल्ली के सभी लोगों का होता है, वैसे ही वर्मा जी के घर के लोगों को भी खाने पीने का बड़ा शौक था। लगभग 1 महीने पहले ही सौरभ की शादी अंजलि के साथ हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अंजलि एक ऐसे घर से थी जिनके घर में खाने पीने को लेकर कुछ खास शौक नहीं था। इसकी वजह से अंजलि को न तो खाना बनाना ठीक से आता था और ना ही ये पता था कि कौन से खाने को किस खाने के साथ बनाया जाता है। इसी वजह से जैसे ही अंजलि ने अपने ससुराल में रसोई का काम संभाला, वैसे ही वर्मा जी के घर में तूफान सा आ गया था। आज संडे का दिन है, पता नहीं अंजलि ने हम सबके लिए क्या बनाया होगा। पिछली बार उसने जो कॉम्बिनेशन बनाया था ना, उसके बाद से तो मुझे डर ही लगने लगा है। अरे पालक पनीर के साथ बाटी कौन बनाता है? ये भी भला कोई कॉम्बिनेशन हुआ? आप ठीक कह दिए मम्मी। पिछली बार जब भाभी ने पहली बार खाना बनाया था और पालक पनीर के साथ बाटी बनाई थी, मेरा तो सर घूम गया था। लेकिन कामिनी, अब तो तुमने बहू को अच्छी तरह से समझा दिया है ना? हाँ पापा, मैंने देखा था माँ अच्छी तरह से अंजलि की ट्रेनिंग ले रही थी और मुझे लगता है कि आज तो वो ज़रूर कुछ अच्छा बना कर लाएगी। उम्मीद तो मुझे भी यही है। बाकी तो जब बहू बाहर आएगी खाना लेकर तभी पता चलेगा। सब लोगों का इंतज़ार खत्म होता है और अंजलि अपने हाथ में खाने के बर्तन लेकर बाहर निकल कर आती है। आप सबका इंतजार खत्म हुआ, अब मैं आप सबके लिए स्पेशल खाना परोसने वाली हूँ। भाभी, आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आज आपने वाकई में कुछ बहुत ही मज़ेदार बनाया है। देखो अंजलि, पिछली बार की तरह सरप्राइज के चक्कर में हम लोगों को शॉक मत दे देना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आज आप खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी खाना परोसो। तुम्हारे ससुर जी तो खाना देखकर इंतजार ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं सरप्राइज आप सबके सामने अब खोलती हूँ। आज मैंने बनाया है दही बड़े के साथ रोटियाँ। सुनते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। आज मैंने बनाया है दही बड़े के साथ रोटियाँ। वाह, क्या बात है भाभी, ये रेसिपी तो मैंने आज तक सुनना तो दूर, देखना तो दूर, सपने में भी इमेजिन नहीं की थी। तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? अरे बहू, तुम्हें संडे का दिन ही मिलता है क्या ये सब करने के लिए? इतनी क्रिएटिविटी तुम कहीं और जाकर दिखाया करो ना। हमारे घर में ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कैसी बात करते हैं पापा जी, मैं आपके घर की बहू हूँ। आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। अरे बहू, दही बड़े के साथ रोटी कौन खाता है? कम से कम कोई सब्जी तो बनानी चाहिए थी। मैंने तुम्हें कितने अच्छे से समझाया था कि कौन से खाने के साथ क्या बनाते हैं। अरे ये तो तुम्हें समझना ही होगा। मेरे मायके में तो सब दही के साथ रोटी खा लेते थे, मैंने तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बड़े भी बनाए, फिर क्या प्रॉब्लम है? इस तरह से वर्मा जी के घर के सब लोगों को संडे के दिन दही बड़े के साथ रोटियां खानी पड़ती है। कामिनी जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बहू को कैसे सिखाए कि किस खाने के साथ क्या खाना बनाना होता है। थक हार कर कामिनी जी ने खुद ही रसोई में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन कामिनी जी की तबीयत खराब हो गई। अरे कामिनी, डॉक्टर ने तुमको काम करने से मना किया है ना, अब तुम्हें रसोई का काम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने रसोई का काम छोड़ दिया तो बहू रसोई और खाने का क्या हाल बनाएगी, ये सोच सोच कर ही मुझे डर लग रहा है। मम्मी, अब उस बात की चिंता छोड़ दो। जब तक अंजलि खुद से जाकर किचन में काम नहीं करेगी तब तक उसे समझ में भी नहीं आएगा। उल्टे अच्छा ही है ना, इस बहाने कम से कम वो कुछ समझ तो जाएगी। और फिर अगले दिन अंजलि सब लोगों के लिए खाना परोसती है। आप सब लोगों को मम्मी जी के बीमार होने से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और आप सबको बढ़िया बढ़िया खाना भी खिलाऊंगी। लेकिन अब ये बताओ कि तुमने बनाया क्या है? अभी मैंने बनाया है मूंग की दाल और गरम गरम पूड़ियाँ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा अजूबा तो ना मैंने आज तक कहीं देखा ना कहीं सुना। क्या बात है भाभी। सुना आपने सौरभ, देवर जी मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अरे भाभी, कोई भी आपकी तारीफ करेगा, आपने बात ही ऐसी कर दी है।
ऐसा खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। थैंक यू देवर जी। कितनी खुश हो रही हो तुम। तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा है, ताना मार रहा है, ताना। अरे अंजलि, कुछ तो रहम करो हम लोगों पे। ऐसा कॉम्बिनेशन खिला खिला कर जान लोगी क्या हमारी? मैं तो आप सब लोगों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। कुछ दिनों के बाद अखबार में एक प्रोग्राम का ऐड देखकर वर्मा जी अपनी बहू अंजलि को अपने पास बुलाते हैं। घर के बाकी के लोग भी उस वक्त वहीं पर बैठे हुए थे। क्या हुआ पापा जी, आपने मुझे आवाज़ क्यों दी? अरे बहू, ये देखो, अखबार में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका आया है। अरे पापा, आप भी ना सुबह सुबह अच्छा मजाक कर लेते हैं। ये तो किसी कुकिंग कंपटीशन का ऐड है। अगर भाभी वहाँ पर चली गई ना तो कुकिंग कंपटीशन का जज भाग जाएगा। ठीक ही तो कह रहा है पापा, कम से कम देख तो लिया करो कौन सी चीज़ किसको बतानी है। लगता है हमारी अंजलि बहू के हाथ के आड़े टेढ़े कॉम्बिनेशन खा खा कर तुम्हारे पापा को सब कुछ आड़ा टेढ़ा नज़र आने लगा है। अरे आप भी कमाल करते हैं अंशुल के पापा। अब अंजलि अगर कुकिंग कंपटीशन में जाएगी तो लोग तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। कोई कॉमेडी शो थोड़ी ना है। आप सब लोग मेरा इस तरह मजाक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो बहू। पूड़ी के साथ मूंग की दाल और दही बड़े के साथ रोटी बनाकर लाना कॉमेडी नहीं है तो और क्या है? इसका मतलब आप भी मेरा मजाक बना रहे थे पापा जी, आप सीरियस नहीं थे? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातों को लेकर मैं सीरियस हो ही नहीं सकता। वैसे ही तुम्हारे हाथों का कॉम्बिनेशन खा खा कर हम सबकी तबीयत सीरियस हो चुकी है। अंजलि को अपने ससुराल वालों की बातें बहुत बुरी लगती है। वो किसी को बिना बताए उस कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और कुकिंग कंपटीशन वाले दिन वहाँ पर पहुँच जाती है। ये प्रोग्राम टीवी पर सीधा दिखा रहे थे, लेकिन वर्मा जी के घर का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि कुछ ही देर में अंजलि भी टीवी पर नजर आने वाली है। सब लोग टीवी देख रहे थे, तभी अचानक टीवी पर अंजलि का नाम सुनाई दिया। तो अब हमारे सामने आ रही है करोल बाग की रहने वाली अंजलि वर्मा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। अरे ये क्या मजाक चल रहा है? अंजलि तो कहकर गई थी कि वो अपनी सहेली के घर गई है और ये तो इस प्रोग्राम में पहुंच गई। पापा, अंजलि ने मुझे भी नहीं बताया कि वो इस प्रोग्राम के लिए जा रही है, लेकिन अब तो मुझे डर लग रहा है। पता नहीं उसने क्या बनाया होगा। लगता है नेशनल टीवी पर मजाक बनेगा आज हम सबका। लेकिन तभी एंकर टीवी पर अंजलि की बनाई डिश के बारे में कहते हैं। तो अंजलि जी, आपने क्या बनाया है? क्या आप हम सबको बताएंगी? मैंने 2 रेसिपी बनाई है। अरे वाह वाह, बताइए बताइए, क्या है आपकी पहली रेसिपी? पहली है राजमा रोटी। राजमा के साथ रोटी? आप ये क्या कह रही हैं अंजलि जी? राजमा के साथ रोटी कौन खाता है? आप दिल्ली के लोगों को ये बताएंगी तो वो हंसेंगे। आखिर वही हुआ जिसका डर था, अंजलि ने हमारा मजाक बनवा दिया। और आपकी अगली रेसिपी क्या है? अगली रेसिपी है गर्मा गर्म गुलाब जामुन के ऊपर ठंडी रबड़ी और आइसक्रीम। सुना भैया, भाभी ने क्या बनाया है? अरे आप कहाँ से लेकर आए हैं भाभी को? कमाल का दिमाग लगाती है वो। वर्मा जी के घर के सब लोग अपना सर पकड़ के बैठे थे। इन लोगों ने टीवी भी बंद कर दिया। लेकिन कुछ देर के बाद अंजलि अपने घर आई। उसके हाथ में थी विनर की ट्रॉफी और वो बड़ी शान से चली आ रही थी। अरे ये क्या बहू, तुम्हारे हाथ में विनर की ट्रॉफी? ये क्या मजाक है अंजलि? लगता है बहू खुद के लिए खुद ही ट्रॉफी खरीद कर ले आई। भाभी तो कुछ भी कर सकती है। आप सब लोगों को यही लगता है ना कि मेरा फूड का कॉम्बिनेशन किसी को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन देखिए सबको पसंद भी आया और सबने मुझे विनर भी बनाया। और अब मैं आप लोगों को नए नए कॉम्बिनेशन बना के खिलाया करूँगी। ये सुनकर सब लोगों का सर चकरा जाता है। वैसे ट्रॉफी तो मैंने खुद ही खरीद कर लाई है, लेकिन अब आप सबको खाना पड़ेगा वो जो मैं बनाऊंगी। सरकारी नौकरी करने वाले राधे की शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। राधे की माँ एक दिन कहती है, अरे किसी तरह इस टिंगे को लंबी लड़की मिल जाए तो इसकी फैमिली संवर जाएगी। खुद तो ठिंगना, बीबी भी ठिंगनी मिली तो बच्चे भी नाटे नाटे पैदा होंगे। देख लो, तुम्हें तो लंबी बहू मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सरकारी नौकरी, बड़ा मकान, और क्या चाहिए किसी को? ना कोई डिमांड, ना कोई जिम्मेदारी।
अरे हंस हंस कर लड़की देंगे तुम्हें तो लड़की वाले। देखो कौन हंसकर देता है, या ऊपर वाला कोई परीक्षा लेता है। खैर, शुरू हो जाती है ढूंढाई राधे के लिए लंबी लड़की की। लेकिन कई जतन के बाद भी राधे के लिए कोई लंबी लड़की मिलती नहीं। माँ देख, मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार आगे कभी लंबा हो पाएगा। आप एक काम करो ना, मेरे लिए कोई मेरे साइज की ही लड़की ओके कर दो ना। अरे बेटा, निराश नहीं होते, मिलेगी मिलेगी, लंबी लड़की तुझे मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ चित्रा का परिवार उसके लिए लड़का ढूंढ रहा था। भगवान की दुआ से मेरी दोनों बेटियों की शादी अच्छी हो गई है। बस अब इसकी भी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो जिंदगी के सारे तीर्थ पूरे समझो। तभी उसकी नजर अखबार के एक इश्तिहार पर पड़ती है जिसमें राधे के लिए उसकी माँ ने लंबी लड़की की तलाश लिखा था। क्या बात है, सरकारी नौकरी, अपना बंगला और मांग कुछ भी नहीं। लगता है चित्रा के लिए लड़का मिल गया। चित्रा की माँ राधे की माँ को फोन करती है और घर आने का न्योता देती है। दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पहली बार राधे को वो लोग देखते हैं। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, माफ करिएगा, लेकिन मेरी और आपकी लंबाई में बहुत अंतर है। अरे तभी तो 1 रुपए में शादी कर रहे हैं, कल को बच्चे तो लंबे पैदा होंगे ना। रहने दे माँ, जब चित्रा को मैं ही पसंद नहीं तो जबरदस्ती लालच देकर मैं शादी नहीं कर सकता। हर किसी को अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने का हक होता है माँ। अरे पागल हो गई है ये, जो इतने अच्छे लड़के को मना कर रही है। वैसे भी बहुत तेरा बाप सोना गाड़ कर गया है ना, जो लड़कों को रिजेक्ट कर रही है। अरे आंटी जी, आप क्यों उस बेचारी को भला बुरा कह रही हैं? और हाँ चित्रा, आपको जो लड़का पसंद आए आप उसी के साथ शादी करिएगा। मैं वादा करता हूँ, जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। आखिर पैसे के लिए किसी के सपने नहीं टूटने चाहिए। चलो माँ। चित्रा को राधे की बात, व्यवहार बहुत पसंद आ जाता है। रुकिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आपकी सोच बहुत अच्छी है। ये तो मेरे भाग्य होंगे कि मैं इतने अच्छे इंसान की बीवी बनूं। फिर क्या था, शॉर्ट हाइटेड राधे की शादी हो जाती है लंबी चित्रा से। शादी के बाद अरे बहू, तू ना राधे के साथ कहीं बाहर मत जाया कर। वो क्या है ना, लोग मजाक बना रहे थे तेरा और राधे का, ठीक है? चित्रा, जो कि घूमने फिरने की शौकीन होती है, सास की बात मान लेती है। एक दिन राधे उसे कहता है, चित्रा चलो ना, सलमान खान की नई फिल्म आई है, चलो चलकर देखते हैं। सास चित्रा को घूरती है। नहीं नहीं, मुझे घर पर बहुत काम है। वैसे भी वो फिल्म तो OTT प्लेटफॉर्म में आ भी गई है, वहीं देख लेंगे। मैं रात में पॉपकॉर्न बना दूंगी। राधे को चित्रा का फिल्म देखने ना जाना काफी अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लाइफ नॉर्मल चल रही होती है कि एक दिन राधे फिर चित्रा से कहता है, यार चित्रा देखो ना, सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, मैं मोटा हो रहा हूँ। चलो ना, चलकर मेरे लिए शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी पसंद के कपड़े ही जचते हैं मेरे ऊपर। चित्रा को भी घर से निकले काफी समय हो गया था। उसका मन होता है कि वो जाए। अभी चित्रा राधे को हाँ करने ही वाली होती है कि सास बोल पड़ती है, मैं चलती हूँ। मैं चलूंगी, मेरे पसंद के कपड़े तो तू बचपन से पहन रहा है, फिर आज बीवी की पसंद के कपड़े क्यों? माँ, काफी दिन हो गया है चित्रा घर से निकली नहीं है। चली जा बहू, जो इतना बोल रहा है तो। चित्रा जाने के लिए पर्स उठाती ही है कि सास जानकर गिरने का बहाना करती है। हाय रे, गिर गई, चोट लग गई, बहू जरा हाथ तो देना। चित्रा जैसे ही सास को हाथ देती है, सास उसे आंख मार देती है। चल बेटा चल, मुझे दवाई भी दिला देना और कपड़े भी ले लेना, ठीक है? राधे समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। वो माँ को लेकर चला जाता है और अगले दिन, पता नहीं चित्रा मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरी छोटी हाइट से प्रॉब्लम हो। वहीं चित्रा को समझ में ही नहीं आता कि वो कैसे पति को सारी बात बताए कि उसकी सास ने उसे राधे के साथ बाहर जाने से मना किया है। कल तेरी चाची की लड़की की शादी है, सभी को बुलाया है, दोनों तैयार हो जाना समय से। राधे, चित्रा और माँ शादी में जाते हैं।
जहाँ चित्रा राधे के साथ खड़ी होती है तो माँ वहाँ आ जाती है। चित्रा, एक काम करो, खाना लेकर बैठ जाओ। पर माँ जी, इतनी जल्दी खाना? और अभी कुछ रस्मों को मुझे और इन्हें साथ ही करना है। आप तो जानती है ना, चाची का कोई लड़का नहीं है तो हम दोनों को। सास को गुस्सा आ जाता है। वो देख, सारे कैसे तुम दोनों को देख रहे हैं। सास बहू में अनबन होता देख चाची वहाँ आ जाती है। अरे क्या हो गया भाभी, क्यों बहू को सबके सामने डांट रही हैं? खुशी का मौका है, एंजॉय करने दीजिए। अरे मैं इसे इतनी बार समझा चुकी हूँ कि राधे से दूर रहा कर। एक तो हाइट में राधे से लंबी है, दुनिया मजाक ही उड़ाती है। अब मार्केट और घूमने तो नहीं जाने देती, लेकिन यहाँ चिपक चिपक कर घूम रही है। बताओ, अच्छा लगता है? लोग क्या कहेंगे? तभी वहाँ राधे आ जाता है। वो बीवी का हाथ पकड़कर कहता है, लोग क्या कहेंगे ये लोगों की प्रॉब्लम है ना माँ, मुझे इससे क्या लेना देना। वैसे भले ही आपने मेरी शादी किसी मकसद से लंबी लड़की से कराई थी, लेकिन चित्रा ने मेरा हर वक्त साथ दिया है। मैं सोच ही रहा था कि अचानक चित्रा के स्वभाव में बदलाव कैसे आ गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। माँ जी का कहना भी ठीक है, हम समाज में रहते हैं तो सभी को देखते हुए रहना चाहिए ना। तो समाज मियाँ बीवी को साथ में क्यों नहीं देख सकता? या फिर लंबा होना तुम्हारा गुनाह है? क्या ये कोई इतनी बेमेल शादी है जिसे समाज स्वीकार ही नहीं करेगा? लंबा लड़का और ठिंगनी लड़की चलते हैं तो ठिंगना लड़का और लंबी लड़की क्यों नहीं चलेगी? ज्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है मैंने तुझे, तभी जबान कैंची की तरह चल रही है। हाँ माँ, जो समझना है समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ हर जगह जाऊंगा और खूब घूमूंगा। देखते हैं कौन क्या कहता है। चलो चित्रा। चित्रा पति के साथ चली जाती है और सास खड़ी समाज का बदला चेहरा देखती ही रह जाती है। श्वेता भाभी के नखरे उनके पति पर तो भारी थे ही, आसपास के लोग भी उनसे कम इम्प्रेस नहीं थे। अरे भाभी जी आप सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, अब तो दिन पक्का अच्छा जाएगा। पीछे खड़ा पति बेचारा। अरे भाई साहब, हम भी हैं, हमारी भी शक्ल इतनी खराब नहीं है कि आप नजरअंदाज कर दे। अरे आपसे ज्यादा नसीब वाला तो कोई नहीं है, इतनी अच्छी बीवी है आपकी। शुक्रिया शुक्रिया। श्वेता के आगे पीछे पूरे मोहल्ले वाले लगे होते हैं कि उसकी एक झलक दिख जाए। अरे वर्मा जी, इतने सुबह सुबह? अरे हाँ, थोड़ी फिटनेस खराब हो रही थी तो सोचा कि वॉक करना शुरू कर दे। हाँ हाँ, अच्छी बात है, चलो फिर साथ ही पार्क में चलते हैं। बी ब्लॉक वाले? अरे नहीं नहीं, मैं तो ए ब्लॉक में जाता हूँ, वहां वो श्वेता भाभी हैं। क्या हुआ श्वेता भाभी को, ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, वहां श्वेता भाभी भी वॉक करती हैं तो सोचा वहीं चलते हैं, भाभी जी के दर्शन हो जाएंगे। दोनों पार्क में जाते हैं जहां श्वेता पति के साथ वॉक कर रही होती है। अरे भाभी जी कैसी हैं, आप वॉक कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, हम पति पत्नी स्विमिंग कर रहे हैं, कोई समस्या? अरे भाई साहब, इतनी अच्छी बीवी है लेकिन आपको उनकी कदर ही नहीं है। हाँ और क्या, भाभी जी को लेकर इतनी वॉक कर रहे हैं, भाभी जी की तबीयत खराब ना हो जाए। अरे भाई साहब, अब आपको बुला रही है। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, वॉक करने से भी भला किसी की तबीयत खराब हुई है कभी? अब नहीं 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 भाभी जी, अच्छा चलिए सभी मिलकर एक सेल्फी लेते हैं, सेहत के प्रति लोगों को भी जागरूक करेंगे। फोटो खींचने के बाद कहते हैं, आप मेरी और भाभी जी की अकेली की एक फोटो ले लीजिए ना। अरे वो बाद में, अभी हम लोगों को कहीं जाना है। ये बोलकर दोनों निकल जाते हैं। अरे भाभी जी, लानत है हम लोगों पर। मैं तो कहता हूँ कॉलोनी में किसी मर्द को रहने का राइट ही नहीं है। हम लोगों के होते हुए आप अपने नाजुक हाथों से थैले उठा रही हैं। अरे ना जी, ना ना ना, मैं नहीं देख सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ,
ये तो मैं रोज ही करती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कैसे बड़ी बात नहीं है? कैसी बात कर रही हैं आप? ये तो बहुत बड़ी बात है जी भाभी जी। वो श्वेता के हाथ से बैग ले लेता है और उसे घर तक छोड़ने के लिए निकल जाता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है। हाय दैया, मर गई रे। इतने भारी झोले उठाकर मेरी तो कमर टूट गई। अरे कोई तो मेरे थैले उठा दो। सक्सेना जी, आप आगे चलिए, मैं पीछे वाली भाभी जी की मदद कर देती हूँ। अब हाँ हाँ भाभी जी, बिल्कुल। पता नहीं कैसे आदमियों से शादी हो जाती है इन औरतों की, जो अपनी बीवी का ख्याल भी नहीं रख सकते। अरे लानत है लानत। लेकिन जैसे ही वो औरत आगे आती है, अरे आपने ये किसका बैग उठा रखा है? मैं यहाँ मार्केट से गधा बनकर भारी थैले ढोकर आ रही हूँ। भाई साहब, ये तो भाभी जी हैं, आपकी बीवी। तो अभी आप क्या बोल रहे थे आप? वो मैं ये क्या वो, अरे अब बेवकूफ औरत, फोन करके बता नहीं सकती थी कि मार्केट जा रही हूँ, मैं आ जाता ना थैला लेने। अरे जरा मोबाइल तो चेक करिए, कितने कॉल किए आपको, लेकिन आपको मोहल्ले की औरतों का बैग उठाने से फुर्सत मिले तब ना। लाइए भाई साहब, मैं अपना थैला ले जाती हूँ, आप भाभी जी का थैला ले लीजिए। अरे ना जी ना, रहने दो। औरतें क्या किसी से कम है? मैं खुद ले जा सकती हूँ। आप कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। पूरे मोहल्ले में अब औरतों को श्वेता से जलन होने लगती है। एक दिन श्वेता मोहल्ले की किटी पार्टी में आ जाती है। अरे भाभी जी, आप तो जग की भाभी है। श्वेता, तुम्हारे पास कितना वक्त है ना बर्बाद करने के लिए। हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम लोग घर के सिवा अपने पर थोड़ा भी वक्त लगा सके। लेकिन इसमें गलत क्या है? अरे खुद से प्यार करना गलत नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर किसी को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। 1 घंटा तो कम से कम अपने लिए होना ही चाहिए। हाँ हाँ, खुद से प्यार करोगी तभी तो पूरा मोहल्ला तुमसे प्यार करेगा। श्वेता पर मोहल्ले की औरतें हंसने लगती है। श्वेता को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो वहां से चली जाती है। अब जो श्वेता लोगों की बात को हंसकर टाला करती थी, वो अब उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है। लिफ्ट में वर्मा जी मिल जाते हैं। और भाभी जी, सुबह सुबह आपका चेहरा देख लिया, अब तो दिन बन गया समझो। लेकिन आपकी शक्ल देख ली, अब तो जिस काम के लिए निकली हो ना, पक्का नहीं होगा। तभी तो भाभी जी बोल रही थी कि वो आंख बंद करके उठती हैं कि कहीं आपकी शक्ल ना दिख जाए और उनका भी दिन खराब ना हो जाए। अच्छा, ये बात आपको मेरी बीवी ने बोली? अभी खबर लेता हूँ। लिफ्ट में दूसरे लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वर्मा की बीवी श्वेता से लड़ने आ जाती है। अरे श्वेता, क्या बात है? क्या हम पति पत्नी के बीच का प्यार तुमको अच्छा नहीं लग रहा, जो तुम झूठी बातें बोलकर मेरे पति को मुझसे लड़ा रही हो? अरे मैंने कब बोला कि मैं उनकी शक्ल ना देखने के लिए आंखें बंद करके उठती हूँ? क्यों भाभी जी, उस दिन किटी में तो आप मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी कि पूरा मोहल्ला मुझसे प्यार करता है। आपके पति भरी लिफ्ट में मुझसे हमेशा बोलते हैं कि मेरा चेहरा उनके लिए लकी है। अब क्या किसी गैर मर्द को किसी से ऐसी बात करनी चाहिए? वो खुद नहीं सुधरे तो मैंने ये चाल चली। अब किसी को अच्छी लगी या बुरी, मुझे क्या। अब मोहल्ले के कई लोगों को पता चल जाता है कि श्वेता भाभी के सामने कुछ बोलो तो वो बेइज्जती कर देती है। लेकिन लोग भी कहाँ मानने वाले थे। एक दिन, अरे वर्मा जी, शर्मा जी, सक्सेना जी, आप तीनों एक साथ? हाँ भाभी, बस आपके दर्शन के लिए ही खड़े हैं। आप लोगों को कल दोपहर के खाने का इनविटेशन देना था, जरूर आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे भाभी जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे भाभी जी। अरे आप बुलाए हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तीनों अगले दिन श्वेता के घर जाते हैं, जहां पति श्वेता के साथ मिलकर उन लोगों को खाना खिलाता है। फिर श्वेता हाथ में दिए की थाली लेकर सच धज कर आती है। चलिए सब हाथ आगे करिए। सभी खुश होकर हाथ आगे करते हैं और श्वेता तीनों को राखी बांध देती है। और भाभी जी, ये क्या?
अब भाभी जी नहीं, बहन जी बोलिए, बहन जी। विमला और माधुरी हर रोज मंदिर जाया करती थी। उस दिन भी दोनों सहेलियां मंदिर पहुंची। अरे ओ माधुरी, जरा उधर तो देख। किधर? अरे उधर सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी है, देख तो उसे। हाँ खड़ी तो है, लेकिन उसे क्यों देखूं? अरे उसकी खासियत नहीं जानती है, इसलिए ऐसा बोल रही है तू। क्या है उसकी खासियत? अरे पहेलियां मत पूछा, साफ साफ बताती क्यों नहीं? लो कर लो बात, इसीलिए तो कहती हूँ कि आंख कान हमेशा खुले रखा कर। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, कौन कैसा है, ये सब तभी पता चल सकता है जब गांव की पूरी खबर रखेगी। अरे मैं कोई पुलिस वाली हूँ या फिर कोई पत्रकार कि सबके बारे में जानती फिरूं? अब पहेलियां ही बुझाती रहेगी या कुछ बताएगी भी? ठीक है, बताती हूँ। वो जो औरत है ना, उसका नाम चंपा है। चंपा? हाँ ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। एक मिनट, याद आया, ये वही चंपा तो नहीं जिसने कई लोगों को पिछले महीने चपत लगाई थी? अरे माधुरी, तू तो बहुत जानकार निकली रे। हाँ ये वही चंपा है जो लोगों को चपत लगाकर आसानी से चंपत हो जाती है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये लोगों को पैसों की चपत तो लगाती रहती है, फिर ये बाहर कैसे घूम रही है? इसे तो जेल में होना चाहिए ना? अरे जेल से ही तो ये अभी अभी छूटी है। मुझे तो लग रहा है कि शायद आज ही वापस आई है। लेकिन भाई ऐसी औरतों से तो भगवान ही बचाए। पता नहीं इस बार क्या प्लान बना रही होगी। कभी इससे पाला ना पड़े, यही अच्छा है। हाँ मैं भी यही कहूंगी कि कभी इससे पाला ना पड़े। ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मैं तो चाहती हूँ कि ये इस गांव में रहे ही ना, इसका साया भी ना पड़े गांव में। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये भी इसी गांव की रहने वाली है बहन, और इसका अधिकार भी तो है। और तो और इस पर कोई भी आरोप साबित भी नहीं हुए हैं। अरे छोड़ ना, क्यों हम सुबह सुबह इसकी बात लेकर बैठ गए हैं? अरे इसी गांव की रहने वाली है और कई बार जेल भी तो जा चुकी है। हाँ ये तो है, लेकिन इसकी छाया से तो जितना ही दूर रहें उतना ही अच्छा है। लेकिन एक बात तो है, इसके मासूम चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इतनी शातिर होगी। ये बात तो तुमने एकदम सही कही। इसका मासूम चेहरा देखकर तो अच्छे से अच्छे लोग भी बेवकूफ बन जाएंगे। खैर चलो चलते हैं, मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन कर ले। हाँ हाँ चलते हैं। कुछ दिन का वक्त बीतता है। विमला और माधुरी की फिर से मुलाकात होती है। अरे ओ माधुरी, कहाँ रहती है आजकल तू? अरे यही हूँ बहन, बस आजकल बड़ी व्यस्त चल रही हूँ। बेटा राघव जो आ गया है शहर से वापस। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। काफी दिनों बाद वापस लौटा है ना? हाँ, बेटे ने कहा है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन वो शहर में नौकरी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो इसी छोटे से गांव में रहकर अपना ही कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल के बच्चे भी अपने गांव के बारे में सोचते हैं, ये तो वाकई में बढ़िया बात है। सोच रही हूँ कि ये अपना कारोबार शुरू करे तो इसकी शादी भी करवा दूं। अच्छा तू ही कोई अच्छी सी लड़की बताना। मेरी नजर में अभी तो कोई लड़की नहीं है, लेकिन अब जब तुमने कह दिया है ना, तो लड़की तो मुझे ढूंढनी ही पड़ेगी। और हमें ना एक पैसा दहेज नहीं चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए। सच कहूँ तो आजकल अच्छी लड़की भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा वैसे तेरे बेटे ने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी ना? अरे भाई पूछ लियो, कहीं ऐसा ना हो कि हमने उसके लिए बड़ी मेहनत से लड़की ढूंढी और उसके बाद वो बताए कि उसने तो पहले ही लड़की देख रखी है। अरे शुभ शुभ बोल। राघव ने कहा है कि वो मेरी ही पसंद की लड़की से शादी करेगा, वो कभी मेरी बात नहीं काटेगा। मेरी नजर में है एक लड़की, पास के ही गांव में रहने वाली कुसुम की बेटी रागिनी। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी, बात चलाना। चलाती हूँ बात, तू बस अपने बेटे के मन की बात जान कि उसका मन क्या है। अरे उसका मन क्या जानना, मैंने बोल दिया ना कि वो मेरे मन से ही शादी करेगा। तो ठीक है, मैं आज ही कुसुम से बात करती हूँ। उसी शाम को। अरे कुसुम बहन, रागिनी की शादी का क्या सोचा है? कहीं लड़का देख रही है या फिर उसे घर में ही बिठा कर रखने का इरादा है? अरे बहन, मैं तो लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ।
अच्छा लड़का मिलता है तो वो दहेज बहुत मांगता है। मेरी नजर में ना एक लड़का है, गांव में ही अपना कारोबार शुरू करने वाला है। उसकी माँ ने ही मुझसे कहा कि उसके लिए लड़की ढूंढ रही है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्हें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे वाह बहन, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। शुभ काम में देरी कैसी, तो फिर चलाओ ना बात। अरे ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। कल लड़के वालों को लेकर आ जाऊंगी, फिर लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेंगे। ठीक है बहन, जैसा ठीक समझो वैसा कर लो। उसी शाम को विमला ने माधुरी से बात की। अरे सुन माधुरी, कल अपने पति और बेटे के साथ आ जाना। पास के गांव वाली कुसुम के यहाँ चलते हैं उनकी लड़की देखने। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, कल चलते हैं, लेकिन अभी राघव को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। अगले दिन सब लोग पहुंचते हैं कुसुम के घर। आइए आइए, ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। हमें तो बस बेटी चाहिए इस घर से, और कुछ भी नहीं। अरे बिटिया सुन तो, जरा बाहर आकर देख, कोई आया है तुमसे मिलने के लिए। आई माँ। उसके बाद रिया चाय लेकर बाहर आती है। आंटी नमस्ते, लीजिए चाय पीजिए। बेटा राघव, तुम्हें रिया से कुछ बात करनी है तो कर लो। अरे माँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे लिए लड़की देखने आ रही हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी पसंद से शादी करोगे। अरे माँ, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। मैंने लड़की पसंद कर रखी है। अब यही सारी बातें करेगा या घर चलेगा? इसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद सब घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह माधुरी विमला के घर पहुंचती है। विमला बाहर आ, मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं, राघव ने तो लड़की पसंद कर ली है। हाँ, राघव ने बात तो कल ही बता दी थी। अब परेशान होने से क्या होगा? लेकिन जिसे पसंद किया है उसके बारे में तो सुन ले। किसे पसंद किया है राघव ने? अरे चंपा, याद है ना तुझे? हाँ याद है। अरे उसी की बेटी को इसने पसंद किया है। इसी के साथ वो कॉलेज में पढ़ती थी। हाय रे, मेरे करम फूट गए, अब मैं क्या करूं? माधुरी बहुत देर तक रोती रही और विमला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसे कहते हैं किस्मत का पहिया। हम जो नहीं चाहते अक्सर वही हो जाता है।